हेलो स्टूडेंट, बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेडागोजी सब्जेक्ट हिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यूनिट फर्स्ट के ही टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन में मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एमंग वेरियस सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विथ डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में बताऊँगी, यानी कि विषय और अनुशासन के रूप में इतिहास के विकास के साथ ऐतिहासिक परिपेक्ष कौन कौन से हैं। ठीक, इसमें हम सबसे पहले विषय और अनुशासन की समझ को समझेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को उसके स्वरूप, उपयोगिता के क्षेत्र एवं अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा ये है कि साधारण रूप से वो सभी विषय, ठीक है, जो हम विद्यालय में पढ़ते हैं या जो भी हमें विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसे हम विषय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही विषय जब उच्च शिक्षा के शिक्षण एवं अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अनुशासन या एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी जाती है। ठीक, सामान्य रूप से सब्जेक्ट एवं डिसिप्लिन ज्ञान की प्राप्ति, अध्ययन के दृष्टिकोण से छात्रों के विकास के दृष्टिकोण के समान प्रतीत होते हैं। जैसे एक विषय विशेष को जब बालक विद्यालय स्तर पर अध्ययन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट के रूप में उसे जानेंगे। ठीक है, लेकिन जब वही विषय सूक्ष्म अध्ययन यानी कि माइक्रो स्टडी और अनुसंधान यानी कि रिसर्च आदि के लिए उच्च स्तर पर अध्ययन की जाती है तो वो हमारा अनुशासन के रूप में जानी जाती है। इस विडंबना को समझने के लिए हमें विषय और अनुशासन यानी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन को अलग अलग यानी पृथक रूप से समझना होगा। तो इसके लिए हम दोनों के अलग अलग अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य और स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषय का क्या अर्थ होता है। तो प्राप्त ज्ञान को जब उसकी प्रकृति यानी नेचर, प्रकार यानी काइंड, उपयोगिता यानी यूटिलिटी, क्षेत्र आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके। ठीक है, अर्थात विषय सामान्य ज्ञान का समूह है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि इसका वर्गीकरण ज्ञान स्वरूपता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब हम नेचर ऑफ सब्जेक्ट यानी जो हमारा विषय है उसकी प्रकृति कैसी है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र, विधि, उपयोगिता और उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं। ठीक है, जब सामाजिक विकास के विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है तो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट करते हैं। ठीक है, और जब सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, वैज्ञानिक। यानी कि जैसे इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आर्ट और विज्ञान के रूप में जो विषय हम पढ़ते हैं, यानी सामाजिक विकास के विषय के रूप में जो अध्ययन किया गया वो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट करेगा, और जो सत्य की खोज और वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाएगा उसका स्वरूप कैसा होगा, वैज्ञानिक होगा। ठीक, अब मुख्य रूप से जो विषय होते हैं उनके हमें उसका हमें तीन स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट एज ए साइंस होगा, सब्जेक्ट एज एन आर्ट होगा, सब्जेक्ट एज ए सोशल साइंस होगा। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सब्जेक्ट एज ए साइंस है तो इनकी क्या क्या विशेषता होती है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है कि सब्जेक्ट हमारा आर्ट है कि सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है। तो इसको जानने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट एज ए साइंस, यानी कोई भी विषय विज्ञान के रूप में तभी प्रकट होती है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषता पाई जाएगी, सत्य की खोज, यानी कि अगर हम विषय साइंस है तो उसमें हम क्या कर सकेंगे, सत्य की खोज कर सकेंगे, यानी सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, उसकी सत्यता को जान सकेंगे। अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति, यानी अगर विषय कैसा हमारा साइंस है तो उसमें हम अध्ययन की पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी कर सकेंगे। ठीक,
फिर उसमें फिर से जांच करें, यानी री एग्जामाइन, यानी हम उसमें अगर सब्जेक्ट है साइंस है तो क्या करेंगे, उसमें हम फिर से उसकी जांच कर सकेंगे। प्रयोग योग यानी एक्सपेरिमेंटेबल, उसमें हम प्रयोग कर सकेंगे उस सब्जेक्ट का। अगर साइंस है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग योग उसको कर सकते हैं। ठीक है। परिकल्पना होना मतलब सब्जेक्ट एज ए साइंस में हम क्या हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना जो है उसको बना सकेंगे, उसका ज्ञान कर सकेंगे, यानी परिकल्पना की खोज कर सकेंगे, उसमें एक परिकल्पना होगी। ठीक है, वो हैविंग हाइपोथेसिस। ठीक। कारण और प्रभाव का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ केस एंड इफेक्ट भी अगर सब्जेक्ट एज ए साइंस है तो उसमें कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण यानी अगर सब्जेक्ट एज ए साइंस है तो उसका हम गुणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उसका हम मात्रात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटेटिव को जान सकेंगे और उसकी क्वांटिटेटिव को भी जान सकेंगे, दोनों का एनालिसिस कर सकेंगे। डिस्कवरी एंड इनोवेशन मतलब अगर सब्जेक्ट एज ए साइंस है तो उसकी हम क्या डिस्कवरी कर सकते हैं और उसमें हम इनोवेशन भी उसका कर सकते हैं। विशिष्ट सिद्धांत यानी स्पेसिफिक प्रिंसिपल भी हम उसमें देख पाएंगे। ठीक। अब हम बात करें सब्जेक्ट एज एन आर्ट, अगर वो जो सब्जेक्ट है हमारा एज एन आर्ट के रूप में है तो उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इसको हम जानेंगे। यानी कोई भी विषय कला के रूप में अपने स्वरूप को तब प्रकट करता है या जाना जाता है जब उसमें कौन सी ये निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि उसकी सुंदर प्रस्तुति। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ऐसे एन आर्ट है तो उसमें क्या होगा, सुंदर प्रस्तुति होगी, यानी कि जो भी उसमें प्रस्तुत होगा वो कैसा होगा, उसकी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होगा उसमें। ठीक है। सौंदर्य मूल यानी कि एस्थेटिक वैल्यू होगी उसमें। ठीक है। सौंदर्य बोध विकसित यानी डेवलपमेंट एस्थेटिक सेंस होगा उसमें। व्यवस्थित और संगठित यानी कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होगा वो। आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन भी होगा उसमें, अगर सब्जेक्ट एज एन आर्ट है तो उसमें वो हमें आकर्षित करेगा। ठीक। कल्पना यानी इमेजिनेशन। ठीक है, उसमें हम इमेजिनेशन कर सकेंगे अगर वो सब्जेक्ट एज एन आर्ट है। ठीक है। अब हम जानेंगे एम्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब अगर सब्जेक्ट है तो उसमें कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, उस सब्जेक्ट को पढ़कर हमें क्या उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो विषय हम क्यों पढ़ते हैं, उससे हमें क्या उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, यानी विषय के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य पाए जाते हैं। पहला ज्ञान, मतलब अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होगी। एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी यानी आवेदन और उपयोगिता जो है वो प्राप्त होगी। बिहेवियरल चेंज यानी हमारा व्यवहार में जो होगा वो परिवर्तन होगा। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल का विकास होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वैल्यू यानी मूल्य की स्थापना होगी। एप्रोक्सीमेशन एंड एप्टीट्यूड यानी सन्निकटन और रवैया जो है इसमें देखा जाएगा, इसका विकास होगा। ठीक। अब हमने अभी तक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, अब हम डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है। ज्ञान अनुशासन अथवा डिसिप्लिन का अध्ययन प्रायः उच्च स्तर की शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, जहाँ इसके सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाता है और अनुसंधान करने की व्यवस्था होती है। मतलब उसमें हम क्या एक रिसर्च कर सकते हैं, उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं विषय का, मतलब विषय का ही जब डीप नॉलेज लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन कहलाएगा। नेचर ऑफ डिसिप्लिन यानी कि जो डिसिप्लिन है उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन का स्वरूप उसके अध्ययन विधि, क्षेत्र एवं उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, जो की जा सकती है, जो निम्नलिखित इस प्रकार है, यानी देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब कोई शास्त्र अपने अध्ययन के क्रम में
कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। मल्टी का मतलब ही है कि कई, ठीक है। तो जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मतलब कई विषयों के साथ संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, तब ये हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कहलाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक विज्ञार्जन विषयों में मिलकर अध्ययन करने की क्षेत्र को कहते हैं। जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण में भौतिक, भूगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और कई अन्य विद्या यानी कि शाखा का एक अंतर क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा हमारा है ट्रांसडिसिप्लिनरी। इसमें क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र मिलकर कार्य करें ताकि एक समग्र रूप ले सके, तो ये हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी कहलाएगा, ठीक। क्रॉस डिसिप्लिनरी में क्या होगा, इसमें भी हमारा दो सब्जेक्ट जो है वो क्रॉस कर जाएगा, जैसे बायोकेमिस्ट्री, ठीक। एम्स ऑफ डिसिप्लिनरी मतलब अब हम उद्देश्य में जानेंगे कि उद्देश्य क्या क्या हैं इसके। तो इसके उद्देश्य को में क्या है कि यहाँ एक गहराई से अध्ययन किया जाता है, जैसे मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है डिसिप्लिन में कि ये वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए जो होता है वो डिसिप्लिन होता है, तो यहाँ पे हम उसका क्या गहराई से अध्ययन करेंगे, यानी डीप अध्ययन करेंगे उसका। तो जब डीप अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तो इसमें जो उद्देश्य होगा वो हमारा होगा इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हम कोई भी विषय की तहकीकात कर सकेंगे उसमें, ठीक है। द इन्विटेशन यानी कि आविष्कार करना, उसके बारे में हम आविष्कार कर सकेंगे। टू डिस्कवरी यानी कि जो विषय है उसकी हम खोज कर सकेंगे, ठीक है। कोरिलेशन कोई भी विषय के बारे में हम उससे सहसंबंध स्थापित कर सकेंगे, उसका कोरिलेशन को समझ सकेंगे। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी यानी कि उसमें हम अवसर प्रदान कर पाएंगे, कोई भी विषय है तो उसके लिए हमें उसमें अवसर प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त होगा। टू रिसर्च यानी अनुसंधान करना, यानी उसमें हम अनुसंधान यानी कि उस पे हम रिसर्च कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विथ डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, इसके बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो ये मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। इसको एक बार आप फिर से ये वीडियो मतलब पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।